अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद मेमन है। मैं एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ हमदर्द हॉस्पिटल में। आज दुनिया में जिस तरीके से कोविड-19 की डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है और पेंडेमिक फैला हुआ है सारी दुनिया में, तो मैं इसी हवाले से बच्चों में इस डिज़ीज़ से मुतालिक कुछ बात करूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुई। सारी दुनिया में आपके सामने है कि बहुत से ज़्यादा लोग इससे अफेक्टेड हुए और बहुत ज़्यादा अमवात भी हुई, लेकिन बच्चों में इसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया इस डिज़ीज़ ने। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसके लिए तो हम इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी जो नॉलेज होती है वो सारी की सारी साइंटिफिक बेस्ड होती है और मेडिकल की जो तालीम है वो तकरीबन 150 साल से चली आ रही है। इस वक्त ये बिल्कुल ही एक नई डिज़ीज़ थी। इस पर जितनी भी रिसर्च हो रही है वो बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना के हवाले से रिसर्च हो रही है। तो जैसे जैसे जो भी मालूमात आती चली जाएंगी उस हवाले से बताते चले जाएंगे, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से ये मैं बात करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि ये डिज़ीज़ बच्चों में नहीं होती, बच्चों में भी होती है, बिल्कुल होती है, और न्यूबॉर्न्स में भी होती है। उसके अलावा बस ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का करम रहा कि ये बच्चों में बहुत ज़्यादा नहीं हुई। अब इसमें इस तरीके से है कि जिस तरीके से ये बड़ों में, एडल्ट्स के अंदर डिज़ीज़ अफेक्ट करती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये बच्चों में भी करती है। अब इसमें नज़ला, खांसी, बुखार, गले में ख़राश का आ जाना, इस तरीके से ही प्रेजेंट करती है। इस डिज़ीज़ में 3 इसकी टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में तो सिर्फ इसी तरीके से होता है कि नज़ला, खांसी, बुखार हुआ बच्चों का और वो ठीक हो गए। मॉडरेट में ये उससे थोड़ा सा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, और सीवियर डिज़ीज़ के अंदर भी लंग्स ही अफेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि दूसरी चीज़ों के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि निमोनिया की प्रेजेंटेशंस होती हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट कर सकती हैं। अब ये है कि अगर ये अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि ये 98% के अंदर नॉर्मली ठीक हो जाते हैं बच्चे और बड़े भी, लेकिन 2% में जिनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लोअर ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लंग्स के अंदर ये स्प्रेड कर जाती है, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मॉडरेट डिज़ीज़ होती है जो कि हमारे ट्रैकिया और इससे नीचे की तरफ चली गई, तो फिर उसके बाद जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, हो सकता है फिर हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। और इसकी ट्रीटमेंट उसी तरीके से होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जिस तरीके से भी पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होता है तो उसके हिसाब से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो ये है कि इसके लिए जो प्रिवेंशन बड़ों के लिए जिस तरीके से बताए गए हैं, उसी तरीके से बच्चों में भी एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों में नज़ला, खांसी, बुखार हो तो उनको भी इसी तरीके से मास्क पहना देना चाहिए ताकि वो डिज़ीज़ दूसरों को अफेक्ट ना हो। ये डिज़ीज़ सबको पता चल चुका है कि नज़ले से, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स उस पर बाहर रूम के अंदर और आ जाते हैं, तो वो दूसरों को भी लग सकते हैं। क्योंकि बच्चे अमूमन घर पर ही रहते हैं तो फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, माँ को हो सकता है, उसके साथ बाप को, भाई बहनों को और दूसरे लोगों को लग सकता है। तो इस तरीके से उनको भी मास्क बना दे ताकि वो डिज़ीज़ आगे ना बढ़े। उसके अलावा बार बार हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, ये बहुत सारी दूसरी भी बीमारियों में मुफीद होता है, इसी तरीके से इसमें भी मुफीद होता है। अगर हैंड वॉशिंग की जगह पर सैनिटाइज़र भी आजकल बहुत ज़्यादा इन हो गया है, बहुत ज़्यादा वो लोग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे अभी तक कोई ख़ास इसके लिए दवा ईजाद नहीं हुई है, इसलिए हम इसकी दवाइयों की तरफ तो नहीं जाते, लेकिन प्रिवेंशन में एक बहुत ज़्यादा जो काम इस वक्त दुनिया में हो रहा है वो ये है कि इसकी वैक्सीनेशन के लिए जो है कोशिश अमल में लाई जा रही है, और वैक्सीन्स ऑलमोस्ट तकरीबन तैयारी के मराहिल में है। बहुत सारे मुल्कों ने इस पर रिसर्च की और वैक्सीन बनाने की कोशिश की है। अब तो न्यूज़ ये है कि वैक्सीन तकरीबन तैयार भी हो चुकी है, मार्केट में आ भी चुकी है, ट्रायल्स भी हो चुके हैं। सिर्फ हमारे इसमें ये होता है कि साइंटिफिक चूँकि रिसर्च होती है, उसके बाद भी क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, उन सारी चीज़ों को जज करने के बाद ये मार्केट में लाई जाती है। और उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक 2021 के शुरू में ये वैक्सीन भी अवेलेबल हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा ऑलमोस्ट अपनी माँओं से, जो बच्चों की माएँ होती हैं उन लोगों से और उनके पेरेंट्स से, कि वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। जैसे इस दुनिया में इस वक्त इस वबा ने, इस पेंडेमिक ने तहलका मचा रखा है और दुनिया सारी की सारी वैक्सीन की तैयारी की तरफ चली गई है, तो जिन चीज़ों की वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, काइंडली कम से कम वो ज़रूर लगवाएं। अब ये तो वैक्सीन जब आएगी तभी लगना स्टार्ट होगी। बच्चों में किस तरीके से इसका डोजेज होता है वो भी हमें साइंटिफिक जो साइंसदान होंगे रिसर्च करेंगे इस पर डोजेज
بنائیں گے اس کا جو امیونٹی اور جو چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی پھر اس کے بعد وہ ہمیں بتائیں گے. لیکن جو ویکسینز اویلیبل ہیں ان کو ضرور بچوں کو جو ہے لگوائیں. ساری کی ساری ویکسینز کم سے کم 5 سال کی عمر سے چھوٹے بچوں کو ساری ویکسینز لگوانے کی کوشش کرنی چاہیے. میں مارٹن ڈاؤ مارکر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے اس پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی اور انہوں نے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کوششیں کی. السلام علیکم. بہت شکریہ.